नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले, लगातार आप देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी बयानबाजी की गई है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि सीएए से मुसलमानों को यहां पर क्या डर है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर डर क्या है, क्योंकि सीएए को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है कि आखिर मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर ये सीएए है। इस तरह से बड़ी बात वो कह रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बनाना बीजेपी की पुरानी आदत है। इस तरह से बड़ा बयान। और साथ ही बताते चले, लगातार आपने देखा किस तरह से सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की गई। ईवीएम को लेकर बात की गई और कई तरह के यहाँ इलेक्शन कमीशन पर भी कई तरह जो सवाल है वो उठाते नजर आए उमर अब्दुल्ला। लेकिन इससे पहले मुंबई के अंदर आपने देखा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती किस तरह से बड़ा हमला करते नजर आए। और उस बीच में आज जब उमर अब्दुल्ला रैली को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। और आप देखिए किस तरह से बड़ी बयानबाजी यहाँ पर सीएए को लेकर और मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर किस तरह से बीजेपी जो है वो चलती है। इस तरह बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और ये पुरानी आदत है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देंगे कि उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे थे, जरा वो देखिए, फिर उसके बाद पैनल की ओर चलते हैं। 2018 के बाद हमारी अपनी कोई हुकूमत यहां रही नहीं। बेताज बादशाह आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अपनी मर्जी खुद चलाते, पता ही नहीं चलता कौन सा कानून कहां से लागू हो। हमारी जमीनें हमसे लेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं यहां भवन बनाने के लिए। अरे भाई, अगर आपके लोगों को आना है तो यहां होटलों की कमी नहीं है, क्यों हमारे लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो? एक तरफ से तो हमारी जमीन ले रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ से आपके यहां से जो लोग यहां रहने आते हैं, हमारे होटलों में रहते हैं, हमारी दुकानों में खाना खाते हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के सवार होते हैं, आपको यह भी हजम नहीं होता? बस नहीं होगा। अरे ना, आप लोग तो खुद कहते हो कि हालात ठीक है, आप कहते हो नॉर्मल सी आ गई है, अब बंदूक का कोई खतरा ही नहीं है। अगर बंदूक का खतरा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी का आपको इतना बंदोबस्त करना नहीं है तो इलेक्शन करा देते। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान हमसे छीनी, जो आज हमारे जमीनों पे कब्जा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रोजगार को हमसे छीनने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि उमर अब्दुल्ला किस तरह से सरकार पर निशाना साधते नजर आए। इस वक्त हमारे साथ पैनल में बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी से नम्रता शर्मा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुजफ्फर खान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। अभिजीत, आप ही के पास आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिस तरह से लगातार हमलावर है, वो कह रही है कि जमीनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरियों को बचाने की कोशिश होगी और सीएए को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। देखिए, उमर साहब के जब मैं ये बयान सुन रहा था तो मुझे एक बात का बड़ा जो सामने आता है कि 30 साल से ज़रा होटल इंडस्ट्री वालों की कभी आपने सुध-बुध ली आज तक? इन लोगों ने 30 सालों से इनका जो हाल था, इनके सिर पर कर्जे चढ़े हुए थे, ये इस कगार पे थे कि अपने होटलों का क्या करें। और वो होटल इनके लिए इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन चुकी थी कि लोगों के लिए मुश्किल हो गया था अपना घर का खर्चा पानी चलाना। आज वो होटल वाले अपना वो होटल का पूरा लोन वापस करने के बाद नए होटल भी खड़े कर रहे हैं। आज कश्मीर की रिक्वायरमेंट इतनी है कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट को जब एडजस्ट करना है, इसके लिए कई सारे और होटल चाहिए, कई सारी और चीज़ें चाहिए। ये चीज़ आज से 30 साल पहले बिल्कुल संभव नहीं थी। सीए को लेकर जो आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बता दीजिए, एक इंसिडेंस बता दीजिए, सीए नागरिकता देने के लिए है, किसी की लेने के लिए नहीं है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी धर्म की आड़ के अंदर आकर अपनी इन बातों को लोगों को बरगलाने की कोशिश ना करें। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब कभी भी आप लोगों ने कुछ गलत काम किए होते हैं तब आपको अपने धर्म वालों की कहीं याद नहीं आती है। जब आपने उस समय कोई लूट खसूट की थी तो क्या अपने धर्म वाले लोगों में वो पैसे बांटे थे? आज जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो 2 मिनट में आप धर्म का सहारा लेना शुरू हो जाते हैं। आपके लिए 2 मिनट में कोई विशेष धर्म जो है वो खतरे में आ जाता है। आप जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मुद्दों के ऊपर कीजिए, धर्म के ऊपर मुद्दे क्यों कर रहे हैं? धर्म के ऊपर क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? और रोजगार की बात जरूर बताइएगा। 2.5 लाख की बैकड्रॉप अपॉइंटमेंट आप ही से पूछी जा रही है, कहां से हुई है?
आवाज आ रही है मुजफ्फर जी? जी ढाई हाँ जी आ रही है मुझे आवाज। अभिजीत जी, हमने जो 2.5 लाख लगाए थे ना, वो जम्मू और कश्मीर के लोग लगाए थे। 800 आपने तो रुपए में। यूपी और बिहार के लगाए हैं ना। अब मैं जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। जरूर बोलिए आप। 800 रुपए में भी याद रखिएगा, 800 रुपए में दो बैकडोर से भी जो लगाए ना, और जो 800 रुपया भी हम देते थे, आप 20 हमें ये साल बता दो पिछले 10 20 साल सालों में जनाब। एक डेली वेजर भी अगर आपने लगाया है तो वो उसका भी मुझे बता दो कि हमने एक डेली वेजर लगाया है यहाँ। डेली वेजर जो लगाए थे वो पिछली सरकारों ने लगाए थे, लोगों को रोजगार दिया था। आपने ये किया है कि आपके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर जितने हैं वो सब यूपी और बिहार के हैं, हर डिपार्टमेंट में आपने बैकडोर अपॉइंटमेंट की हैं, बगैर एडवर्टीजमेंट के आपने कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जितनी वैकेंसीज थी वो फिलअप की हैं। आप ये कभी ना कभी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने यहाँ के लोगों की जमीनें खरीदी, इज्जत खरीदी। जहां तक रहा सीएए का सवाल, जो बाहर से माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो बाहर में माइनॉरिटी है, अगर हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी या कोई भी दूसरी कम्युनिटी जो है, अगर वहां से प्लाइन करके आती है, उसको आप नागरिकता, उसको शहरियत दें, आप यहाँ की सिटीजनशिप दें, कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये मजहब के आधार पर क्यों? और फिर अगर आप ये कहो कि मुझे ये कहोगे कि तू अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए भाई अपना कोई सबूत दे, तो मेरे पास तो मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत होगा, और बहुत सारे लोगों के पास सबूत नहीं होगा। वो जो आप रजिस्टर तैयार कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखी? अगर कोई मुसलमान जो है किसी दूसरे मुल्क से लेकिन मुजफ्फर जी, सवाल यहाँ पर ये भी है आधार पर आप क्यों उसको अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से व्यवहार होता है, ये आप भी बहुत भली भांति जानते हैं। देखिए, जो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, एक बात तो अभिजीत जी, मैं दोनों का आंसर आपसे लूंगी, 1 मिनट जी। पिछली सरकारों ने भी ये प्रावधान रखा था कि जो 6 साल यहाँ रहेगा और 7वें साल में वो नागरिकता चाहेगा, उसके लिए कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थी, कुछ बाइंडिंग्स थी, जिस तरह वो डेनिस से है, बाय बर्थ है, मैरिड है, कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए गए थे कि उसके बाद अगर वो नागरिकता यहाँ की लेना चाहता है तो ये है। देखिए, जब भारत अब इस कगार पे आ गया कि 111 नंबर पे हंगर इंडेक्स पे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी प्रतिवर्ष, उसका कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, हंगर इंडेक्स बढ़ गया है, जो इन्फ्लेशन है उसका क्या हाल है भारत के अंदर, अपने जो नागरिक हैं आज उनके लिए भरपेट भोजन नहीं है, घर उनके लिए नहीं है, जो ये आपने एक दरवाजा खोल दिया। देखिए, ऐसे ही हुआ था जब कनाडा ने भी इसी तरह से नागरिकता देनी शुरू कर दी थी। तो आज कनाडा का क्या हाल है, जो वहां सिटीजन्स रहे, अब उनको मजबूरन बंद करना पड़ा। हरियाणा के लोगों को इन्होंने इजराइल भेज रहे हैं कि जाओ वहां नौकरियां करो, जहां वॉर लगी है। अपने लोगों के लिए रोजगार है नहीं, बाहर से लाए लोगों को इस तरह से बसाना, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। कोई मजबूर है, आके रह रहा है, आपसे शरणार्थी है, मदद मांग रहा है, उसे दी जाती है। लेकिन जो सिलेक्टिव अप्रोच है, मुझे एक बात से एक प्रश्न चिन्ह है, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है नागरिकता इस पूरे कानून? लेकिन नम्रता जी, पूरे कानून को बेसिकली पढ़ने की जरूरत है। कानून के अंदर लिखा क्या है? क्योंकि जब भी आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, खासकर कोर्ट से संबंधित जब कोई भी चीज होती है कानून से रिलेटेड, मुजफ्फर जी तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट है, बहुत बेहतर तरीके से वो भी जानते हैं। मैं दोनों को जवाब देना चाहूंगा। मुझे एक बात बता दीजिए कि आप लोग क्यों इतने ज्यादा, किस चीज को आप यहां पर करना चाहते हैं, क्यों लोगों को भरगलाने की कोशिश करते हैं? जनाब, एक बात बताइए, हिंदुओं के लिए दूसरा कौन सा देश है? सिखों के लिए दूसरा कौन सा देश है जहां पर वो जाएंगे? मुझे बताइए। आपको मैं, आप बीच में बोल रहे थे, आप बोल रहे थे ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरा मौका दिया। सुन लीजिए, मैं आपको, इससे आपको भी पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। मुजफ्फर साहब तो इतने बड़े वकील, आप जानबूझ के सच्चाई जानते हो भी नहीं बोलना चाहते हो, दूसरी बात है, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन लीजिए सच्चाई। ये 3 कंट्रीज के ऊपर ये सीए की बात की गई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री के अंदर अगर एक मुसलमान अगर महफूज नहीं है तो फिर दुनिया में कहां पर महफूज होगा जनाब? लेकिन उधर वहां पर रहते हुए आपके सामने जो आपका प्रिय देश है दोनों पार्टियों का, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, जब विभाजन हुआ था नेहरू जी की गलतियों के कारण, जब विभाजन किया गया था, 23% दलितों को, 23% बेचारे लोगों को वहां पर रोक लिया गया था जिन्ना जी के कहने के ऊपर। क्यों रोक लिया गया था? जिन्ना जी की स्टेटमेंट है और रिकॉर्डेड है कि अगर ये लोग यहां से चले जाएंगे तो हमारी गंदगी कौन साफ करेगा? वो 23% जो लोग थे वो एक पर्टिकुलर समुदाय से, एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते थे, जो आज केवल 2.3% रह गए हैं, केवल 2.3%। वो 2.3% भी यहां तो बेचारे कन्वर्ट हो जाए या वापस आ जाए, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आपको, आप एक चश्मे से देखते होंगे, हम नहीं देखते। हमारे लिए जो है हर एक क्राइटेरिया, हर एक चीज। अभिजीत जी, ये जो नफरत का बीज आप बो रहे हैं ना पूरे मुल्क में, जनाब, हिंदू मुसलमान आपके उम्र साफ कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। पहले आप बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना।
ये जो नफरत का बीज आप बो रहे हैं ना, और इलेक्शन के नजदीक आपको सीए भी याद आता है। इलेक्शन के नजदीक अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है उसको आपने मारना भी है जाके। अगर बच्चे बाहर के फॉरेन कंट्री के बच्चे यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर अटैक भी हो जाता है और पुलिस साथ होकर करवा देती है गुजरात में। ये इलेक्शन के नजदीक जो आप ये नफरत फैलाते हैं, फिर ये पूरी 5 साल आप उसको पैट्रोनाइज भी करते हैं, ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे मुल्क में न तो तरक्की होगी। अगर आपका ये कहना है कि नहीं नफरत फैलाने से मुल्क तरक्की करेगा तो वो सरासर आपकी गलती है। हाँ, तरक्की मुल्क तभी करेगा जब तमाम कम्युनिटी के लोग इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर इसकी एक तरक्की सवाल में अपना हाथ बटाएंगे। नहीं, दूसरी एक बात, मिनट मुजफ्फर जी, सवाल है सीएए को लेकर, आप ही के कानून से जुड़ा हुआ है। कानून कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो विशिष्ट धार्मिक समुदाय यानी कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो अवैध यहाँ पर प्रवासियों की तरह रह रहे थे, भारतीय की नागरिकता जिन्हें नहीं मिल पाई थी, नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, वोट देना तो बहुत दूर की बात थी, सुविधाएं नहीं ले पा रहे थे, उन्हें आशा ये जी, कानून मैंने कहा मैं सीए के खिलाफ और उससे भी बड़ी बात नहीं मुजफ्फर जी सुन लीजिए पहले, उससे भी बड़ी बात जब ये कहा गया कि देश के अंदर जो भी मुसलमान रह रहा है वो हमारा नागरिक है, तो फिर विवाद क्यों? नहीं, कहने और करने में बहुत फर्क है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टेट्स में 80 साल का बूढ़ा अपने कागज ढूंढ रहा है कि मैं कहां से साबित करूं कि मैं इस मुल्क का नागरिक हूं, जिसका बाप दादा यहां रह रहा है वो भी कागज ढूंढ रहा है। आप अपने ही शहरी को कागज ढूंढने पे लगा दोगे जिसका कोई सबूत नहीं है, वो कहां से लाएगा? मुझे कागज ढूंढने के लिए यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी लगे जिनका कुछ भी नहीं। ठीक है मुजफ्फर जी, जवाब ले लीजिए ना, बात कंप्लीट करने सुनिए, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मेरे को भी मुझे ये बताओ, सीए का सीमित है, 5 साल के आखिर में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 2 दिन पहले आपने उसको क्यों लाया? क्योंकि आपको इलेक्शन में वोट लेना था। हर जगह से ये सवाल उठ रहा है कि खिलाफ आखिर महज 2 दिन पहले इस कानून को लाने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, एक बात बताएं मुजफ्फर साहब, मुझे बताएं इस देश के अंदर ऐसा कौन सा इंसान है जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ या जिसका आधार कार्ड नहीं बना? सबका बना हुआ है। किससे जाकर किससे पूछा जा रहा है कि तुम 80 साल पुराने तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। आपने यहाँ पर किसी को ला के रखोगे। दूसरी बात आप बोलते हो, सुन लीजिए मुजफ्फर साहब, मैं बीच में तो बोल नहीं रहा था, कृपया करके आप सुन लीजिए। बाकी आप बताएं, धर्म विशेष की आप बात करते हैं, मुझे एक बात बताइएगा, लाखों कश्मीरी पंडित जब आपके वहां से पलायन कर आए थे तो किसकी गलतियों के कारण आए थे? वहां पर जब हजारों के हिसाब से मंदिर तोड़ दिए गए थे तो आप लोगों ने क्या किया था उसमें बताएं? जब टीकालाल टपरू को मारा जा रहा था, उनके अराउंड जब मोटरसाइकिल घुमाई जाती तब तो आप कुर्सियां संभाले हुए थे। जब टीकालाल टपरू जी का कत्ल बेरामी से किया गया था, उनके अराउंड जब मोटरसाइकिल घुमाई जाती तब तो आप सत्ता में बैठे हुए थे। तो इंसान के मजहब के अंदर आपने यहाँ पर एक मजहब देकर लोगों को बाहर खदेड़ दिया, तो आप बताएंगे लोगों को मजहब का क्या होता है? हमारे लिए हिंदू मुसलमान अरे धर्म के नाम पर दिल्ली में आपकी सरकार होनी चाहिए। नम्रता ना करेंगे। दिल्ली में किसकी सरकार थी 89 में? 370 गवर्नर किसने की आड़ में आप बैठे थे? 370 की आड़ में आप बैठे थे। हिंदू मुस्लिम करके यहाँ राजनीति करना मैं 89 में हमारी सरकार थी नहीं। ये देश जो है ये सबका है, जितना मेरा है उतना मुजफ्फर जी का भी है, उतना ही अभिजीत जी का भी है। तो मुझे लगता है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इसको इसी जो ये गुनाह किया है, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति की है, इनको आईना दिखाएगी जो अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसके दौरान। मैं आपको यही, मेरे जो प्रश्न थे कि आज हमारे लोगों को आप रोजगार नहीं दे पाते, हमारे लोगों को आप घर नहीं दे पाते, हमारे लोगों के लिए आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। हंगर इंडेक्स में हमारा जो आज जो रेट है वो 111 पे आ गया है और आज हम बांग्लादेश के साथ मुकाबला करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों को, पहले मेरे घर के लोग तो महफूज हो जाएं, फिर हम पड़ोसी देश को, और 4 करोड़ के करीब अल्पसंख्यक हैं। अगर इस तरह से दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि कोई भी अल्पसंख्यक आके यहाँ रह सकता है, मुझे लगता है कि इन्होंने कहा कि ये इस्लामिक कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसी तरह से ईरान और इराक भी तो इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन दोनों में युद्ध लगा रहता है। तो कभी भी धर्म विशेष के ऊपर हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन सा धर्म। चलिए जवाब दीजिए अभिजीत। धर्म विशेष की बात मैडम ये आती है कि अगर एक इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई इंसान अगर महफूज नहीं है उसके धर्म विशेष के कारण तो उसको वहां से उत्पीड़न नहीं ना हो सकता। गरीब देश तो है ना ये सुन लीजिए ना, गरीब देश, आप पूरे गरीब देशों की बात आप बाद में छोड़िए ना, पहले हम इस समय सीए की बात कर रहे हैं जिसका आपको अधूरा नॉलेज है, तो सुन लीजिए
लीजिए उसकी सारी की हाँ, सारी आप बात। पूरा knowledge दूसरी लेके आए। दे रहा हूं मैं आपको, अब जी, आप जी, जी। लेना नहीं चाहते ना, मुजफ्फर साहब लेना चाहते हैं। WhatsApp हंगर industry की इंडेक्स knowledge कौन लेना वो राहुल चाहेगा? गांधी जी ने खोली, वो जहां से पढ़ आपकी पढ़ कर है। बयान देते हैं, हम नहीं देते वो हैं। फिर नाले बीच में से- बोलेंगी तो फिर गलत नाले होगा से ना। भोजन तो मैं पर आ बोलने जाइए, नहीं दूंगा, मुद्दे तो पर आ गलत जाइए। होगा। भोजन लेकिन सुन चाहे लीजिए तो ना, हाँ, ठीक है। सुन लीजिए ना, मुद्दे पर आ आप जाइए, सुन लीजिए ना, नहीं, एक सीएए को बात लेकर, सबसे मुझे क्योंकि बताएं, लोगों ये को सबसे बरगलाने बड़ा की भी झूठ- कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा झूठ जो आप लोगों ने परोसा है पूरी दुनिया के अंदर, खुद बताएं। कम से कम थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। जहां पर 84 करोड़ लोग जो है वो मुफ्त राशन पा रहे हैं, वहां पर कौन भूखा रह सकता है? 84 लाख अरे या 84 करोड़? 84 करोड़ लोगों की बात की, आपको लाख नजर आते हैं? ये- 84 ये- करोड़ ये- लोग ये जहां पर boost करो। मुफ्त मुफ्त राशन पाते हो, line वहां है। पर कौन भूखा रह सकता है? लेकिन आपने क्या किया? आपने तो बीजेपी basically आप तो कहते सुपारी हो ली हुई है कि भारत को बीजेपी बदनाम बीजेपी करने के के लिए। लोग क्यों आपने बीजेपी सुपारी पकड़ी है हिंदुस्तान को बदनाम करने की, इसीलिए जैसे बाकी लोग जो है बदनाम करते हैं, आप भी अपने देश को बदनाम कर रहे हो। तभी तो अपने देश को आपने अपने देश को सपेरों का देश बना के रखा था। लोग हमें क्या कहते थे? सपेरों का देश है। आज किस तरह से कहते हैं कि ये चंद्रयान पहुंचाने वाले देश है? आज कैसे कहते हैं ये कोविड की वैक्सीन बनाने वाले देश है? आपने तो सपेरों का देश बनाया था इस देश को। बाहर के लोग सपेरों का देश हो गया। कहते थे आपके कार्यकाल चलिए, में। ठीक है, हो आज गया। हिंदुस्तान मुजफ्फर तरक्की जी। कर लिया, आपके पेट में दर्द हो रही है। हो गया, 24 अभिजीत करोड़ जी। लोग गरीबी रेखा से अभिजीत ऊपर जी, ऊपर आए नम्रता हैं। जी। 24 करोड़ उठकर आए हैं। अरे 24 सीएए पर आ नीति जाइए। आयोग। यही तो बात है ना, पढ़ते हैं नहीं तो फिर ऐसा- सीएए पर आ नीति आयोग का जाइए, डाटा है। प्लीज। मुजफ्फर नीति जी। आयोग का डाटा है, नीति आयोग का डाटा है। अपने देश की अरे बदनामी कांग्रेस करने नहीं मानती है नीति आयोग के डाटा आपको को। अपने देश की बदनामी करने के अलावा अभिजीत कोई जी, काम एक नहीं है। मिनट सुन बिल्कुल लीजिए। नहीं मानती हूँ, बिल्कुल मैं नहीं मानते मानती हैं है या कांग्रेस पाकिस्तान नीति को आयोग के मानी डाटा को। होती। ये तभी तो नम्रता जी जाके का ही कहना है। सलमान मुजफ्फर खुर्शीद जी, जाके माथा अरे टेकते इस तरह से नहीं। अभिजीत जी सुन लीजिए, ठीक है, हो गया नम्रता जी। अभिजीत जी, मुजफ्फर जी अभिजीत जवाब जी। दीजिए कि इस तरह से लोगों को बरकरार अभिजीत जी, राजनीति नहीं होनी 84 चाहिए। करोड़ लोग। एक मिनट, एक एक करके अभिजीत जी, अगर इस तरह 84 से करोड़ लोग जो हैं वो मुफ्त राशन खा रहे हैं, अरे ऐसे शोर इसका मचाएंगे तो फिर मतलब ये सुनेगा है कौन? कि हम 84 करोड़ लोग कभी बिलो पॉवर्टी लाइन, आपने खुद मान लिया कि मुफ्त राशन खाते, इट मींस वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिल्कुल। फिर आपका जो आप कहते हो कि हमने बहुत तरक्की कर ली पिछले 10 सालों में, वो तरक्की कहां है? 84 करोड़ अभी आप उनको गरीबी की सतह से ऊपर नहीं उठा पाए। आप खुद कह रहे हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते मैं हैं। जवाब देता फ्री हूं। राशन उसी को हाँ, मिलता एक है मिनट जो सुन बिलो लो पहले पॉवर्टी सवाल। लाइन है। मुझे ये बताओ, आप ही के कहने के मुताबिक इसका मतलब अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, गुर्बत में हम नीचे गए हैं, ऊपर नहीं उठे हैं। पिछले 10 सालों में हम नीचे गए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, गुर्बत मुझे बड़ी बात है, बताएं जनाब, एक बात अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, एक ये बात आप भी मानते पूछिए, हैं। अगर कोरोना आपने काल खुद के ही अंदर- कहा। मुजफ्फर जी 84 एक करोड़ मिनट, लोग क्या मुजफ्फर जी खाना आपको खाते? नहीं लगता है कि लोकसभा चुनावों में मैदान में उतरने पर और भी कई मुद्दे थे? आज तो ईवीएम पर भी सवाल उठा दिए गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो गरीबी 3 सबसे सीटें बड़ा जीती हैं मुद्दा है लोकसभा आज की चुनावों डेट को में। लेकर। और क्या ईवीएम उस वक्त यहाँ पर घपला नहीं हुआ था ईवीएम का ईवीएम? शक है। मुझे ये बताओ, अमेरिका में ईवीएम्स यूज होती है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वहां क्यों नहीं सारे करते ये लोग? prohibitions में बंद है। वहां इलेक्शन में ईवीएम्स और नहीं यही यूज मोदी होती जी है चिक अमेरिका चिक के में। कहते लेकिन हैं कि अगर किस देश में ईवीएम होती में है? घोटाला होता है तो चाइना फिर में 3 होती है? सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे जीत मैं गई? जो वहाँ- ये बड़ा सवाल है। वहाँ कौन इनको नम्रता बोल जी, रहा है? खाता कैसे जहाँ चलेगा? आपको चलो इंडिया गठबंधन एक हो गया। बीजेपी नहीं होता इंडिया है। गठबंधन एक हर है, जगह उसका नहीं ये होता है। बता मुझे दो। चलिए बात अभी, का मुजफ्फर अरे साहब- मुझे डरने की क्या जरूरत है नम्रता जी? आप बहुत हास्यास्पद कर देती हैं। हास्य प्रसन्न की बात नहीं है। मुझे आप- क्यों जरूरत है इंडिया गठबंधन से डरने की नम्रता जी? बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो वक्ता आप- कौन सा हो गया? सवाल नहीं आप पूछूंगी मुझे- क्या? ये सवाल नहीं पूछूंगी। इंडिया गठबंधन नहीं बोलूंगी। आप इंडिया गठबंधन नहीं है क्या? इंडिया गठबंधन आपने अभी माना कि मेरी हाँ बात हम सुने। इंडिया गठबंधन है, तो फिर आशा इसमें जी, कौन सा आशा जी, सवाल मेरी बन बात गया? सुने। मैं ये आशा पूछ जी, रही हूँ कि ईवीएम आशा पर जी, अगर अगर सवाल है लोगों को मुजफ्फर शक जी, तो है, फिर 3 सीटें जमहूरियत श्रीनगर के में अंदर, यहाँ सबसे- पर कश्मीर के अंदर कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीत ली? तो कौन जीतता? और एक बड़ी जीत कैसे दाखिल की थी लोकसभा चोर चुनाव भी में? चोरी करता है ना, तो यहाँ बड़े तो ध्यान से इनका करता है। बेस ही नहीं है, तो वहाँ आज जीते आपको तो सुन ये लीजिए, पकड़ा। अरे आज तो जम्मू आपकी कश्मीर की इंडिया बात हो रही है अलायंस ना। आपको चोर कह रही है। नेशनल इंडिया अलायंस वाले आपको चोर कह रही है, कहते चोर जवाब ही था। दीजिए अभिजीत। आयशा जी ने पूछा, कैसे आयशा जी ने करेंगे? बोला कि 3 सीटें आपने अभिजीत कैसे जी, की और आपकी इंडिया अरे अलायंस इस की तरह सहयोग से से लोगों को चोरी बरगलाए ना चोरी नम्रता करता तो जी, बड़ा सोच जवाब समझ के दीजिए। करता है। चल देख एक लीजिए मिनट आपके अभिजीत जी अलायंस सुन का लीजिए। हाल है। नम्रता देख लीजिए जी, क्या हाल है। नम्रता ऐसा जी, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने मिनट बारी भी एक दिन अभिजीत जी, इस तरह से नहीं। नम्रता जी, हाँ। मेरी बारी थी ना। नहीं नहीं नम्रता जी, जी मैं यही अभिजीत जी को कहना चाहती हूँ कि प्रवक्ता बनने से अच्छा था मदारी होता है तो ज्यादा अच्छे से बातों को वो राहुल गांधी बने हैं, वो राहुल गांधी रखे उस काम के लिए। ये हमने। पर्सनल उस काम के लिए राहुल गांधी को रखा कमेंट्स हुआ नहीं हमने। होने चाहिए वो राहुल नम्रता गांधी वही जी। काम के लिए रखा एक हुआ मिनट, हमने। राहुल गांधी को पूरा देश मदारी समझता है, एक उसको कोई मिनट टेंशन नहीं, नम्रता मेरी जी, जरूरत नहीं है। एक इस एक्स्ट्रा तरह क्या से करेंगे? इस एक तरह एक्स्ट्रा से क्या करेंगे? पूरा देश उनको मदारी समझता है, तभी तो कोई सीरियस नहीं अभिजीत जी। लेता। आप खुद सीरियस नहीं लेते उनको।
बात करने दीजिए। नम्रता जी, ये गलत चीज़ है
नम्रता जी, आप खुद एक उसको मिनट। सीरियस नहीं लेते। अरे सुन लीजिए ना नम्रता जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। नहीं करेगा कोई। कम टू द पॉइंट प्लीज। जो मुद्दा चल रहा है सीएए को लेकर अरुणाचल बात प्रदेश क्यों नहीं गया? आपका मदारी अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं गया, मुझे बताएं। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? चीन मेरे को सौंप दिया, बताइए। क्योंकि चीन को सौंप दिया अरुणाचल प्रदेश, इसलिए अरुणाचल नहीं गया। प्रदेश में जो घुसा है चाइना, चीन को सौंप दिया आपने, मोदी जी इसीलिए को नहीं तो आपका पता है। मदारी वहां कोई गया। नहीं, कोई हम आपका आया मदारी नहीं। वहां जाता चाइना से तो हम डरता है। मानते कि पक्का आपके लिए हिंदुस्तान के लिए दुआ है। सीएए पर डिबेट कब होगी? हिंदुस्तान के लिए दर्द सीएए है, को मैं लेकर हम मानता कब हूं, चर्चा आपका करेंगे? मदारी वहां सीएए का मुद्दा कब चलेगा जिस पर लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है और पूरे कानून को पढ़ने की जरूरत है? इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए डिबेट के अंदर। मुजफ्फर जी। जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब आप इल्जाम तराशी करते हैं एक दूसरे पर, अभिजीत जी और मैडम जी भी, वो आप में से की आपके साथ है, ऐसा मतलब ना जो बोले, हमारे पर रियल डिबेट है, अभिजीत जी, जो रियल डिबेट है आज की डेट में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो है पर कैपिटा, वो है यहाँ की डेवलपमेंट। हम भारत जो है, हमारा देश जो है, मुल्क के इंडाइसिस में कहाँ स्टैंड करता है। मैं जवाब जिस देता तरह हूं, अभी आंकड़ों के साथ। कांग्रेस की परिवर्तन आंकड़ों के साथ हम भी आंकड़े देखते हैं, लेकिन क्या हम लोग गरीबी की रेखा से, जो गरीबी की रेखा है, यानी जिसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, हम कितने लोगों को उस रेखा से बाहर लाए हैं पिछले 10 सालों में, इसकी बहस होनी चाहिए। हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए कि नहीं दे पाए, चलिए अभिजीत इस पर जी, बहस जवाब होनी अब आप चाहिए। जवाब ले इन लीजिए। सारे मुद्दों को आज जो लेकर है, बात होनी मजहबी चाहिए। मामलात डाटा पर मैं अब बहस तक आपने आपके छेड़ समक्ष दी। रखूंगा। चलिए, आप आपने सुन लीजिए, CAA सुन जो लीजिए। है, आपने सवाल 3 पूछा दिन है, पहले मुजफ्फर साहब, लाया, तो सुन लीजिए, 3 प्लीज। दिन कोड ऑफ अरे कंडक्ट लगने जनाब से सुन पहले, लीजिए ना, अब जवाब मॉडल आपने कोड मांगा ऑफ था। कंडक्ट लगने से जवाब 3 आपने दिन मांगा था पहले ना, तो सुन लीजिए आपने मुजफ्फर साहब, CAA मैं लाया आपको पूरे कि डाटे के साथ हमने पूरा डाटा हमने कोई दूंगा, आप बहुत सुनना बड़ा नहीं चाहते, कारनामा फिर किया, आप ये कहेंगे कोई क्या बड़ा बात है। कारनामा नहीं। चलिए ठीक 24 है। करोड़ लोग, नीति आयोग बोलता है कि पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। जीडीपी आपकी इंडिया अलायंस के टाइम पे 5.5% थी, आज 9.1% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके टाइम पे 8.46% था, आज 12.35% है। उस टाइम पे आपके समय पर 11वें नंबर पर हिंदुस्तान ग्लोबल इकोनॉमी था, जब पूरी दुनिया 3.2% के रेट से ग्रो कर रही थी। आज 5वें नंबर पर है और 2 सालों के अंदर तीसरे नंबर पर जा रहा है। अब तीसरे नंबर पर ग्लोबल में अगर आप अपने आप को बता रहे हैं, जो कि सारे का बहुत सारा अच्छा, IMF बहुत का सबका अच्छा। डाटा है, नम्रता मुझे जी। बताएं, इसमें कम से कम आप तो नहीं कुछ कह सकते ना। हाँ, लेकिन आपकी दिक्कत मैं समझ सकता बहुत हूं। अच्छा। आपकी दिक्कत मैं अभिजीत जी, समझ सकता हूं अभिजीत जी, जनाब। आपकी मैं दिक्कत ये है डाटा कि आपके आपको लोग कलेक्ट आज करने पूछते की हैं। मैं दाद देता हूं। अरे जनाब, चलिए, हो गया। आपको लोग आज पूछते हो गई हैं इनकी आपके बात। टाइम पर जो नम्रता है ना, जी, जो ठीक है, हो गया इसी अभिजीत जम्मू जी। कश्मीर में देखिए, जब मैं कहती 6.2 हूँ का ना कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट नीति एरिया आयोग को था, नहीं मानती 5 हूँ। का क्योंकि परसेंट जो था, माने 4% का उन्होंने बदल दिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इनकी रहेगा जम्मू flagship कश्मीर के को अंदर। enhance ठीक है, हो गया। करें। इन्होंने जो नीति आयोग के मानक थे उनको बदला, जिस तरह से CGI को बाहर किया, ये सब चीजों को बदल देते हैं। इनकी जो ये अपने आंकड़े देते हैं, अब इलेक्शन इसकी कमीशन को बदल दिया। वर्ल्ड बैंक नहीं करता, UNDP नहीं करती। इसलिए नम्रता शर्मा कहती है कि मैं नीति आयोग के आंकड़ों को नहीं मानती। असली आंकड़े ये हैं कि आज हंगर इंडेक्स में हमारा जो स्थान है भारत का, वो 111 नंबर पे है। पर कैपिटा इनकम में हम 153 रैंक पे हैं। इसके साथ ही मैं मुजफ्फर जी आपको बताना चाहती हूँ कि उमर साहब ने कहा कि ये मुसलमानों के हितैषी नहीं, ये किसी के हितैषी नहीं, ये तो हिंदूज के हितैषी नहीं। बीफ एक्सपोर्टर से भी इन्होंने 6000 करोड़ का चंदा लिया है, 6 करोड़ का, और उसको भारत सबसे उस बड़ा पर बीफ कोई एक्सपोर्टर discussion सबसे नहीं पहले है। तो इनके रिजाइन में। एक मिनट, जो सबसे मेरे पहले तो ख्याल में history का नम्रता सबसे जी, बड़ा जिस तरह से पहले ही मैंने कहा जो सीएम कि डिबेट जो है वो धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी से अभिजीत जी। हाँ, नहीं, किसी दिन आप इस बात अरे समझ में आना चाहिए ना लोगों को, लेकिन सबसे पहले आप एक चीज समझिए। जल्दी से जवाब दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं डिस्कशन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी। तो फिलहाल आपने देखा कि CAA के मुद्दे को लेकर बात हो रही थी, जमीनों और नौकरियों को लेकर बात हो रही थी, जहां पर सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो दिख नहीं रही हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।